लुबना की माँ की बात सुनकर चंद लम्हे के लिए मैं गूंग ही रह गया। वो मुझे गौर से देखती हुई बोली, जवाब दो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम लुबना से मोहब्बत करते हो, इसकी शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो। मैं कोई जवाब न दे सका। फिर शायद इन्हीं को मेरी हालत पर तरस आ गया। अंदर चले जाओ, वो ड्राइंग रूम में आ चुकी होगी। मैं तेज तेज कदम उठाते हुए अंदर की जाने बढ़ गया। लुबना ड्राइंग रूम की खिड़की के करीब उदास सी खड़ी थी। मुझे देखकर वो एक फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुराई। आओ परिजाद, कैसे हो? मैंने छूटते ही सवाल पूछा, आप इतने दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? लुबना ने मेरी तरफ देखने से गुरेज किया। हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। मम्मा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। शादी? यूं अचानक? मगर किसके साथ? सेठ आबिद के साथ। मेरी शादी आबिद के साथ हो रही है। ये मेरे लिए दूसरा झटका था। सेठ आबिद के साथ? मगर आप और वो, मेरा मतलब है आपके लिए इस शख्स से कहीं ज़्यादा बेहतर इंतखाब मौजूद थे। मैंने हसान को भी आपकी बहुत करीब देखा है। फिर भी ये सेठ आबिद? लुबना की पलकें नम होने लगी। बात मेरे इंतखाब की नहीं है परिजाद, ऊंची बोली की है। जो भी मेरे लिए ऊंची बोली लगाएगा, मेरा हाथ इसके हाथ में थमा दिया जाएगा। सेठ आबिद की बोली 15 करोड़ की थी। मेरी नीलामी में इससे ऊंची किसी और ने नहीं दी, लिहाजा मुझे आबिद के नाम कर दिया गया। मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं बोल पड़ा, बोली किसी और ने नहीं दी? बोली तो वाइफों की लगती है लुबना जी। शरीफ घरानों की लड़कियां तो रुखसत होती हैं इज्जत के साथ। लुबना की आंख से एक आंसू टपका। ठीक कह रही हूँ मैं। अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी परिजाद। 15 दिन के बाद मेरी दुनिया दिखावे के लिए वो रस्म भी हो जाएगी जिसे यहाँ रुखसती कहते हैं। लुबना की आंखें अब बाकायदा बरसने लगी थीं। तुम सोच रहे होगे कि ये आलीशान घर, ये रहन सहन और मेरी ये आला तालीम, ये सब किस तरफ इशारा करते हैं? यह सब दिखावा है परिजाद। हमारी शान शौकत इन्हीं सेठ आबिद जैसे लोगों की दम से कायम है। जिसे लोग कभी बाजार हुसन कहा करते थे, अब वो बाजार किसी खास इलाके तक महदूद नहीं रहा, फैल कर शहरों की इन ऊंची और आला सतहों तक पहुंच गया है जिसे मैं अपनी माँ कहती हूँ। पता नहीं वो मेरी सगी माँ है भी या नहीं। ये भी इसका एहसान है कि इसने मुझे अपनी तालीम का शौक पूरा करने दिया, या शायद ये भी बाजार में बोली बढ़ाने का एक कारआमद नुस्खा होगा। आखिर सेठ आबिद का दिल भग जाने तक मुझे मुआशरे में इसकी बीवी के तौर पर ही इसके साथ चलना होगा। लुबना बोलते बोलते खामोश हो गई। मेरे पास भी अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने वापसी के लिए कदम उठाए तो अकब से लुबना की आवाज़ आई, मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया है परिजाद क्योंकि तुम एक सच्चे दोस्त हो। मैंने पलट कर सर झुकाए स्याह लिबास में मलबूस ढलती सुरमई शाम जैसी लुबना के वजूद को आखिरी बार अपनी दुखती आंखों के आईने में समोया। इसके गुलाबी आधे आंसुओं से ऐसे धुल गए थे जैसे तेज बारिश के बाद अचानक शाम को जब बादल चढ़ जाते हैं तो उफक पर लाली एक आग सी लगा देती है। लुबना, काश मेरे पास 15 करोड़ रुपए होते तो मैं आपको खरीद कर आज़ाद कर देता, मगर आप तो जानती हैं कि ज़िंदगी की असल फिल्म में लड़के के पास लड़की की माँ बाप को अदा करने के लिए कभी पैसे नहीं होते। वो तो बस किसी और के खरीदे गए पियानो पर बैठकर जुदाई का गाना ही गा सकता है। लुबना के होंठों पर मेरी बात सुनकर जरा देर के लिए एक हल्की सी मुस्कान उभरी और मैं इसकी वही आखिरी मद मुस्कान भरा चेहरा अपनी आंखों में लिए एक झटके से वहां से निकल गया। लान में फवारे के करीब कुर्सी डाले लुबना की माँ अभी तक बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे वापस जाता देखकर उन्होंने फोन काट दिया और इनकी कारोबारी आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए। सुनो लड़के, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहो तो अपनी जेब में इसके लिए दाम जरूर रखा करो। शायद इस वक्त मैं तुम्हारी नज़र में कोई बहुत बुरी औरत हूँ, मगर तुम्हें एक पते की बात बता रही हूँ। मर्द की शक्ल और शख्सियत कोई नहीं देखता, सब इसका रुतबा और ओहदा देखते हैं। दौलत मर्द के हर ऐब पर, खामी पर पर्दा डाल देती है। आइंदा जिंदगी में कुछ पाना चाहो तो मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। 15 दिन बाद शहर के तमाम बड़े अखबारों में मुल्क के मारूफ सनतकार सेठ आबिद की दूसरी शादी की खबरें नुमाया तौर पर शाये हुई। एमए इंग्लिश की लुबना और सेठ आबिद की ज़हनी हम आहंगी आखिरकार खूबसूरत रिश्ते में तब्दील। नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। लुबना आबिद ने एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में वापसी पर एक मीडिया सिटी के मंसूबे के आगाज़ का ऐलान कर दिया। मैंने बेजारी से अखबारात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की मेज़ पर पटक दिए। ठीक ही कहा था लुबना की माँ ने, सारा खेल पैसे का है। ये सोच, लफ्ज़, आला ख्यालात और अदबोपन ये किसी काम के नहीं जब तक इंसान की जेब में धेला ना हो और दमड़ी पास हो तो सारा मेला ही अपना। मैं अपने ख्यालात में उलझा हुआ छत से नीचे उतरा तो घर के शहर में दोनों बड़े भाई और भाभियाँ मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। हाँ मियाँ, और कितनी चलेगी तुम्हारी ये पढ़ाई?
घर के खर्चों का कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें? अब तुम्हारी इन शाम की 2 ट्यूशनों में गुजारा नहीं होने का। दूसरे बोले, मैं तो कहता हूँ कि पढ़ लिख कर भी तुमने कौन सा कहीं कलेक्टर लग जाना है। वही क्लर्की होगी और वही महीना भर के 5-7 हज़ार। भाभी ने मशवरा दिया। मेरी मानो तो कोई कुल वक्ती मुलाजमत पकड़ लो। भाई सच तो ये है कि अब हमारे बच्चों के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि हमें खुद अपने मुंह से कहते शर्म आती है। तुम्हारी उम्र के मोहल्ले के सब लड़के नौकरियों पर लगकर अपना घर चला रहे हैं। मेरे लिए इनके ये जुमले कुछ नए नहीं थे। हफ्ते में एक आध बार ये किश्तवार सीरियल ज़रूर चलता था, मगर आज न जाने क्यों मेरा दिल पहले ही इतना भरा हुआ था कि मैंने ना चाहते हुए भी तल्ख लहजे में इन सब से कह दिया कि अगर इस घर का कारोबार मेरी कमाई की वजह से रुका हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी माह कोई नौकरी या मजदूरी पकड़कर इन सब के मुंह बंद कर दूं। घर से निकलने के बाद मेरे कदम यूनिवर्सिटी की बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप की जानिब बढ़ने की बजाय किसी अनजान सिमत पड़ गए। घर वाले भी ठीक ही कहते थे। डिग्री मिल जाने के बाद भी मुझ जैसे जाने कितने नौकरी के लिए सालों जूतियां चटकाते फिरते हैं। और फिर इंटरव्यू, जो किसी भी नौकरी का लाजमी जुज़्व होता है, इसके लिए अच्छी शख्सियत का होना भी कभी कभी शर्त अव्वल बन जाता है। और मेरी शख्सियत, मुझे तो शायद कोई बड़ी फर्म या दफ्तर इंटरव्यू के लिए तलब ही ना करे, मगर नौकरी या काम मिलने के लिए मेरे पास कोई हुनर भी तो नहीं था। मुझे याद आया कि मोहल्ले का एक लड़का शौकी बचपन ही से किसी वेल्डिंग गैराज पर मजदूरी पर लग गया था और इसकी माँ के बकौल हर माह एक माकूल रकम घर वालों के हाथ पर लाकर रखता है। मैंने सोच लिया था कि फाइनल के होने वाले इम्तिहानात जो अगले माह शुरू हो रहे थे, इनकी तैयारी में मजीद ये वक्त ज़ाय नहीं करूँगा और आज घर जाने से पहले कोई ना कोई काम ज़रूर ढूंढ कर पलटूंगा। शौकी के गैराज का पता मुझे मालूम था। मैंने गैराज के गेट पर पहुंचकर सामने काम करते लड़के से शौकी के बारे में पूछा। लड़का शौकी को बुलाने अंदर चला गया। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। गैराज के गेट के ऊपर एक बोर्ड पर बड़ा बड़ा उस्ताद मस्ताना वेल्डिंग गैराज लिखा हुआ था। कुछ ही देर में शौकी नमूदार हुआ और मुझे गेट पर खड़े देखकर गर्म जोशी से आगे बढ़कर मुझसे मिला। अरे परिजात भाई, आप यहाँ? सब खैर तो है? मैंने एक लंबी सांस भरी। हाँ, सब खैर है। मुझे तुम्हारे गैराज में कोई काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की तलाश है। शौकी की आंखें हैरत से फैल गईं। आप यहाँ काम करेंगे? मगर आप तो पढ़े लिखे हो परी भाई। मैंने शौकी को टूटे फूटे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की कि नौकरी अब मेरी ज़रूरत से बढ़कर मजबूरी बन चुकी है। इतने में कुर्ते शलवार में मलबूस ऊपर से आप बास्केट पहने, कानों में मोतिये का फूल सजाए एक शख्स बाहर से अंदर दाखिल हुआ, जिसके तेल में चुपड़े बाल एक जानिब सलीके से कढ़े हुए थे। होंठों पर पान की लाली और पतली तरादार मूंछें दोनों जानिब से ऊपर को उठी हुई थी। इसने शौकी के सलाम के जवाब में मुझे गौर से देखा और धीरे से गुनगुनाते हुए बोला, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत। मियाँ शौकी, ये हजरत कौन है? शौकी ने जल्दी से मेरा तारफ करवाया। ये परिजात भाई हैं उस्ताद जी, मेरे मोहल्ले में रहते हैं और किसी काम की तलाश में हैं। उस्ताद मस्ताने पर भी मेरे नाम का वही असर हुआ जिसका मैं हमेशा से आदी था। मैंने दरपेश आने वाली बहस को मुख्तसर करने की गर्ज से बोलने में पहल की। अगर मेरी सूरत और मेरी तालीम आपकी राह में हायल ना हो तो क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं बहुत मेहनत करूँगा और जल्द ही सीख जाऊँगा। उस्ताद मस्ताना मेरी बात सुनकर एकदम संजीदा सा हो गया। माफ़ करना मियाँ, शायद तुम बुरा मान गए। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना हरगिज़ नहीं था। क्या करते हो? मेरे बोलने से पहले शौकी बोल उठा। परिजात भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस्ताद। उस्ताद ने गौर से मेरी तरफ देखा। लगता है कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। मस्ताने उस्ताद ने फैसला करने में देर न लगाई। ठीक है मियाँ, कब से काम पर आना चाहते हो? फ़िलहाल तुम्हें दिहाड़ी पर रख सकता हूँ। मैंने आस्तीन चढ़ा ली। आज ही से उस्ताद। देर के रात में घर वापस पहुंचा तो हस्बे मामूल मेरा इंतज़ार किए बिना सब सो चुके थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली मजदूरी की दिहाड़ी के रुपए बरामदे में पड़ी चौकी पर रख लिए और सुबह सवेरे मुंह अंधेरे फिर से उठकर गैराज चला गया। उस्ताद मस्ताना अपने मिजाज का एक अलग ही बंदा था। फिल्मों में काम करने का शौक इसे लड़कपन में ही इसके गांव से शहर को खींच लाया था, लेकिन किस्मत ने अदाकार की बजाय मिस्त्री बना डाला। मगर इसके अंदर का फनकार अभी तक जिंदा था और मस्ताना अभी तक हर नई फिल्म का पहला शो पहले दिन देखने का कायल था और फिर फिल्म शो से वापसी पर घंटों इसके तबसरे जारी रहते। क्या खाक एक्टिंग की हीरो ने? हाँ, विलन ने फिर भी कुछ रंग जमाया। ना मियाँ, मौसीकी का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया है इन नए लड़कों ने, और शायरी भी क्या बेहुदा और बकवास हो गई है। तू फलाने का बाप, मैं फलाने का बेटा, भला ये भी कोई शायरी है? शायरी तो तब हुआ करती थी, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म।
वाह वाह, क्या बात थी इस शायरी की। उस्ताद मस्ताना घंटों बोलता रहा और हम सारे शागिर्द चुपचाप इसके तबसरे सुनते रहते। मुझे उस्ताद ने वेल्डिंग प्लांट पर बैठने से पहले एक तवील लेक्चर दिया। देखो मियाँ, ये जो आग की चिंगारियाँ हैं, ये आज से तुम्हारे लिए फूल कलियाँ और फूल झड़ियाँ हैं। ये एक आध दिन में ही तुम्हारे लिबास में हजारों नन्हे मुन्ने शिगाफ डाल देंगी। तुम्हारे हाथों और जिस्म के खुले हिस्सों पर अंगारों की तरह बरस कर तुम्हारे सारे जिस्म को दागदार कर देंगी। शुरू शुरू में काफ़ी जलन भी होगी, मगर फिर धीरे धीरे ये आग तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और तुम्हें इन चिंगारियों की आदत और तलब पड़ जाएगी। आग के इन जुगनुओं से जितनी जल्दी आशनाई हो जाए इतना ही बेहतर है। इनसे बचने की कोशिश करोगे तो काम नहीं सीख सकोगे। अब मैं उस्ताद को क्या बताता कि जो पहले ही जल कर राख हो चुके हों, इनका भला ये भड़कती आग क्या बिगाड़ेगी। और फिर जलन के लिए एहसास जिंदा होने की ज़रूरत होती है। मुझ जैसे बेहिस्सों के लिए क्या चिंगारी और क्या फुलझड़ी। यूनिवर्सिटी का फाइनल इम्तिहान भी मैंने जैसे तैसे करके दे ही डाला। हालांकि अब मुझे डिग्री लेने से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरे हमजमातों ने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी के सालाना रिसाले में मेरी बहुत सी शायरी को इकट्ठा करके एक ख़ास नंबर भी निकाला गया है। मैंने किसी के हाथ वो रिसाला मंगवा लिया और एक दिन गैराज में बैठा मैं इसी रिसाले की वर्करदानी कर रहा था कि उस्ताद ने मुझे देख लिया और मेरे हाथ से रिसाला झपट कर इसी पर एक तायराना सी नज़र डालते ही इसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह मियाँ, तुम तो शायर भी हो भाई, कमाल है, बताया क्यों नहीं पहले। मैं नज़रें चुरा गया। इसमें बताने लायक क्या था भला? क्या मतलब, तुम शायरी को मामूली बात समझते हो? मुझ जैसों से इसकी कदर पूछो मियाँ। वाह, क्या रचाव है तुम्हारे लफ्ज़ों में, हम वज़न, हर मक्ता मिसरे से बढ़कर। उस्ताद ने वहीं बाहर सर्दियों की ढलती धूप में कुर्सी डलवा ली और सूरज डूबने से कबल वो सब कुछ हिफ्ज़ कर चुका था। मैं बहुत देर से लोहे के एक बड़े पटरी नुमा टुकड़े को काटने की तगदौ में उलझा हुआ था, मगर इस दिन ऐसा लग रहा था जैसे शोले को भी मुझसे कोई बैर हो गया हो। जब इंसान का वक्त बुरा हो तो हर चीज़ अपनी तासीर खो देती है। शबनम आग उगलने लगती है और शोले सर्द पड़ जाते हैं। उस्ताद मुझे बहुत देर तक इस सर्द चंगारी से फौलाद काटने की ला हासिल सही करते देखता रहा और फिर उठकर मेरे करीब आ गया। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है परिजाद मियाँ, क्यों अपनी जवानी इन शोलों में राख कर रहे हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैंने मुस्ताना उस्ताद की आंखों में झांका। पैसा, मुझे लगता है मेरी हर कमज़ोरी, हर ऐब और हर नाकामी का इलाज सिर्फ पैसा है उस्ताद, और मुझे ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है। उस्ताद ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा। पर इस रोज़ाना की मजदूरी से तुम कितना कमा सकोगे? दिन रात मेहनत करो तब भी महीने के आखिर में तुम्हारे हाथ में 15-20 हज़ार से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अलबत्ता चंद सालों के अंदर तुम्हारी जवानी ज़रूर घुल चुकी होगी और तुम्हारी नज़र जवाब दे जाएगी। हाथों में रेशा पैदा हो चुका होगा और उंगलियां जलकर कोयला हो चुकी होंगी। मैं बेबसी से हार कर बोला, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे बहुत पैसा कमाना है उस्ताद, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि इसकी चमक से मेरे वजूद का हर दाग, हर ऐब छुप जाए। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो दुबई चले जाओ, वहाँ इस हुनर की बहुत मांग है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो चंद सालों में काफ़ी कमाल होगी। कम अज़ कम अपना गैराज तो खोल सकोगे। मैं उस्ताद से ये नहीं कह पाया कि मैं सिर्फ एक गैराज नहीं, ये पूरा शहर ख़रीदना चाहता हूँ। उस्ताद, क्या तुम मुझे दुबई भिजवा सकते हो किसी तरह? दुबई जाना इतना आसान नहीं है मियाँ। वीज़ा, टिकट और कदम जमाने के लिए 3-4 माह के क़याम पर 4-5 लाख रुपया तो लग ही जाएगा, और फिर आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें लंबे अरसे के लिए कोई कफील मिलता है कि नहीं। अगला पूरा हफ्ता मैं यही सोचता रहा कि हमारी ज़िंदगी के हर फैसले का मुकद्दर कागज़ के इन चंद टुकड़ों से ही क्यों जुड़ा होता है। लोहे के पुराने संदूक से सर्दियों के कपड़े ढूंढते हुए मैं ऐसी ही किसी सोच में गुम था कि अचानक मेरी नज़र कॉलेज और यूनिवर्सिटी दौर में लिखी गई मेरी शायरी के रजिस्टर पर पड़ी। कल मेरा ख्वाब था कि मेरी शायरी का मजबूआ भी बाजार में आए और मेरी किताब की पजीराई में शहर के दानिश्वर शामें मुनक्किद करें और मुझे भी लोगों के जमगट्ठे में सराहा जाए। रजिस्टर के वर्क पलटते हुए मेरी पलकें भीगने लगीं। कभी कभी मुझे यूं महसूस होता था जैसे हमारे सीने में धड़कते हुए दिल का रिश्ता बाकी जिस्म से किसी सौतेले जैसा होता है। सारा जिस्म और आज़ाद जब एक दूसरे के साथ तालमेल में जुड़े रहते हैं तब यह सौतेला तन्हा और उदास किसी रूठे बच्चे की तरह दूर बैठा किसी और ही दुनिया में गुम होता है। रजिस्टर में लिखी शायरी भी किसी ऐसे ही सौतेले और रूठे हुए बच्चे की बातों जैसी थी। अगले रोज़ मैं आबिद ग्रुप ऑफ कंपनीज के गेट पर खड़ा था। पहले तो चौकीदार ने मेरा हुलिया देखते ही मुझे साफ मना कर दिया, मगर जब मैंने अपने नाम की पर्ची अंग्रेज़ी में लिखकर इसके हवाले की कि वो एक बार अंदर इस्तकबालिये पर जाकर इसे अंदर भिजवा दे, अगर इनकार हुआ तो मैं गेट से ही वापस लौट जाऊंगा,
تو چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اندر چلا گیا۔ مجھے اندر بلا لیا گیا اور گھنٹہ بھر انتظار کے بعد میں سیٹھ عابد کے دفتر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سیٹھ عابد نے سگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیوں، میں نے کہا تھا نا، اس دنیا میں ہر چیز بکاؤ ہے، بس ٹھیک قیمت لگانے والا ہونا چاہیے۔ تو بولو، کتنی قیمت رکھی ہے تم نے اپنی اس شاعری کی؟ میں نے اپنا رجسٹر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ مجھے دبئی کا ٹکٹ اور ویزے کا خرچہ چاہیے، اگر آپ دے سکیں تو۔ سیٹھ عابد نے رجسٹر اٹھا کر کسی دکاندار کی طرح اسے پہلے تولا اور پھر ورق گردانی کی۔ تم جانتے ہو کہ شاعری میری کمزوری ہے، مگر پھر بھی 200 صفحات کی یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس کباڑیوں کو غور سے دیکھا۔ آپ چاہیں تو بطور قرض مجھے یہ رقم دے دیں اور اسٹامپ لکھوا لیں کہ میں کسی خاص مدت کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ شاعری البتہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہی رہے گی۔ سیٹھ عابد کے ہونٹوں پر جمی طنزیہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ واپس لوٹا بھی سکو گے یا دبئی جا کر غائب ہو جاؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، میرا سیکرٹری تم سے شاعری کے حقوق کے بارے میں کچھ دستاویزات پر دستخط کروا دے گا۔ تمہارا دبئی کا ٹکٹ اور ویزا میرے ذمہ رہا۔ میں واپسی کے لیے پلٹ کر دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، لبنہ اب کبھی کبھی تمہاری شاعری کی تعریف کرتی ہے۔ مجھے امید ہے تم نے اس رجسٹر میں لکھی شاعری اسے نہیں سنائی ہوگی۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اب بے فکر رہیں، یہ نظمیں اور غزلیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی، اور آج کے بعد یہ میرے حافظے سے بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مستانہ استاد حسب معمول اپنا چھوٹا سا ریڈیو کانوں سے لگائے کھڑا تھا اور عالمگیر کی آواز کے ساتھ سر دھن رہا تھا۔ مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روک کے یہ زمانہ۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، آؤ میاں آؤ، کہیں تم بھی اپنے استاد کو بلا تو نہیں دو گے؟ دیکھ رہا ہوں آج کل تمہارا دل کے راج کے کام میں نہیں لگتا، نعرے بھی بلا ناغہ کرنے لگے ہو۔ میں نے استاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ استاد، میرے دبئی جانے کا بندوبست کر دو، ٹکٹ اور ویزا لگوا لیا ہے میں نے، وہاں تمہاری کوئی جان پہچان ہے تو بتاؤ۔ استاد کے ہاتھ سے ریڈیو نیچے گر گیا۔ اس نے جھپٹ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ واہ، خوش کر دیا پیارے، میں جانتا تھا کہ تم ایک دن ضرور کچھ کر کے دکھاؤ گے۔ کب جانا ہے؟ میرا دور کا ایک برخوردار رہتا ہے وہاں، میں آج ہی اسے فون کر دیتا ہوں، تم اسی کے ساتھ رہو گے، وہ بھی وہاں اکیلا ہے کئی سال سے، رفیق نام ہے اس کا۔ اگلے 3-4 ہفتے یوں گزرے جیسے 4 پل گزرے ہوں۔ بھائی بھابھیوں اور گھر والے آخری وقت تک یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہے، اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جس دن میں اپنا مختصر سا سامان باندھے ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی جہاز سے تو کیا ٹرین سے بھی کوئی لمبا سفر نہیں کیا تھا، اس لیے مجھ سے وہ تمام حماقتیں سرزد ہوتی رہیں جو مجھ جیسے کسی بھی فرد سے پہلی بار ہوائی سفر میں ہو سکتی تھیں۔ جہاز نے دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور میں گھنٹہ بھر بعد باہر نکلا تو بہت انتظار کرنے کے باوجود مجھے رفیق کہیں نظر نہیں آیا۔ ایئرپورٹ سے باہر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پلٹا۔ آنے والا شخص مجھے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جعلی ویزے پر دبئی آئے ہو؟ جانتے ہو اس کی کیا سزا ہے؟